सिर्फ पहली बार ही नहीं, हर बार जब भी ऐसे बाहर आते हैं ना, आउट होके, कॉन्फ्रेंस आउट होके या स्क्रीन आउट होके, तो सर रात में नींद नहीं आती। रात में इंटरव्यू के क्वेश्चन चलते हैं दिमाग में, 6-7 बार ऐसे आउट ही आउट, बस आउट। एक पिछले लास्ट 1 साल से स्क्रीन आउट हो रही थी सर। तो सर डिप्रेशन भी होता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों बाहर हो रही हूँ बार बार, क्यों नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ डाउट भी आता है कि शायद मेरे अंदर वो है ही नहीं जो आर्मी को चाहिए या एयरफोर्स को चाहिए। बिल्कुल। तो प्रज्ञा, इसके बाद की एक सबसे गहरी और छोटी सी लाइन है। आज जो प्रज्ञा पास हुई है 2025 वाली, वो 2023 वाली प्रज्ञा से क्या कहना चाहेगी? बहुत मुश्किल घड़ी होती है कि जब आप बार बार असफल हो रहे हो और फिर भी आप अपने आप को जिंदा कर पाए। तो जो बच्चे बार बार असफल होते हैं, उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा? ये कहानी किसी रहम की नहीं, ये जीत किसी किस्मत की नहीं, ये उस बेटी की दास्तां है जिसने हार से दोस्ती की और जीत को अपना आदत बना लिया। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं प्रज्ञा कुलश्रेष्ठ, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। प्रज्ञा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि प्रज्ञा हमारे साथ में ऑफलाइन 2023 बैच की छात्रा रही हैं। तो प्रज्ञा, जब आपने पहली बार ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की थी तो आपने क्या सपना देखा था? सर सपना तो मतलब यही था कि एयरफोर्स में एक दिन ऐसे देश को सर्व करना है और ऑफिसर बनना है। ओके। लेकिन आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो मैं आपकी पूरी जर्नी यहां पर देख पा रहा हूं कि आपने टोटल 9 अटेम्प्ट्स दिए, और जिसमें एफकैट के 5 अटेम्प्ट्स आपने दिया, सीडीएस के 3 अटेम्प्ट दिया, एनसीसी एंट्री आपने 1 दी, लेकिन आपको 8 बार असफलता का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल घड़ी होती है कि जब आप बार बार असफल हो रहे हो और फिर भी आप अपने आप को जिंदा कर पाए। तो मैं 8 बार वाली असफलता नहीं पूछ रहा हूं, सबसे पहली बार पूछ रहा हूं कि जब आप पहली बार असफल हुई थी तो आपने क्या सोचा था? पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट, जब आपने पहली बार असफल हुई। सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो एफकेट का था, 4 एफएसबी वाराणसी में, और वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी। तो सिर्फ पहली बार ही नहीं, हर बार जब भी ऐसे बाहर आते हैं ना, आउट होके, कॉन्फ्रेंस आउट होके या स्क्रीन आउट होके, तो सर रात में नींद नहीं आती। रात में इंटरव्यू के क्वेश्चन चलते हैं दिमाग में, स्क्रीन आउट होके आते हैं तो पीपीटीटी चलती है कि नरेशन में कहाँ फंबल किया था, कहाँ और बेटर कर सकते थे। यही सब चलता है सर। जीटीओ में चलता है कि शायद थोड़ा ज्यादा इनपुट देते तो हो जाता। लेकिन यही था कि हर बार आते तो फिर जब दिमाग में गलतियां चल रही होती है ना, तो फिर उनके सॉल्यूशन भी आते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो हर बार यही होता है कि अगली बार इससे तो बेटर ही करना है, तो और ज्यादा जोश होता था सर हर बार कि इससे बेटर करना है। और मतलब स्टार्टिंग में तो काफी जोश होता है, लेकिन फिर जब ऐसे 6-7 बार ऐसे आउट ही आउट, बस आउट। एक पिछले लास्ट 1 साल से स्क्रीन आउट हो रही थी सर। तो सर डिप्रेशन भी होता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों बाहर हो रही हूँ बार बार, क्यों नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ डाउट भी आता है कि शायद मेरे अंदर वो है ही नहीं जो आर्मी को चाहिए या एयरफोर्स को चाहिए। बिल्कुल। बट फिर वही है कि नेक्स्ट डे सुबह उठ के फिर से करना तो है ही। और जब सोचा है करना है तो फिर और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं ये करने का जो चाहिए। ऑफिसर बनने का दूसरा सर कोई रास्ता है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, करना वही है, वही प्रोसेस से जाना है। तो फिर सुबह उठ के फिर से मेहनत करनी होती है, शाम को थोड़ा डिप्रेशन आता है, फिर सुबह उठ के मेहनत करो, बस यही था सर। बहुत बढ़िया। आपने जोश की बात करी कि सर जब मैं पहली बार एसएसबी दिया तो आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, ठीक है, लेकिन आप पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुई, फिर अगली बार आप स्क्रीन आउट हो गई, तो फिर आपको और भी ज्यादा वो नहीं हुआ कि परेशान नहीं हुई, निराश नहीं हुई कि एक बार तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई, इस बार तो मैं कॉन्फ्रेंस तक नहीं पहुंची? सर मतलब सिर्फ 2 ही कॉन्फ्रेंस रही थी इससे पहले, तीसरा रिकमेंडेशन ही आया सीधा। ओके। और 6 स्क्रीन आउट्स हैं, तो दूसरा स्क्रीन आउट हुआ है एनसीसी एंट्री में, इलाहाबाद में। तो मतलब था कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लड़कियां बहुत बेटर लड़कियां करती हैं, उतना नहीं किया परफॉर्म। तो सीखने को ही मिलता है जब हर बार आउट होके आते हैं कि हाँ, अगर कोई और उतना परफॉर्म कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं है वो कहीं स्पेशल है, भगवान ने उसे स्पेशल बनाया है, हमें भी तो वैसे ही बनाया। तो फिर ये रहता है कि अगर वो उतना अच्छा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ फिर तैयारी स्टार्ट करी, फिर स्क्रीन इन हुई, बट स्टिल कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। तो सर यही था बस। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे बार बार असफल होते हैं, उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा?
सर एक ही बात है कि हो जाएगा, हम्म बस कंसिस्टेंट रहना है। हम्म जहाँ पे गलती लगती है हम्म तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां वो हमें बताते नहीं है कभी भी। हमें नहीं पता चलता हम आउट क्यों हुए हैं। हम आके खुद एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हम्म जैसे मैंने बोला सर कि रात में सपने आते हैं, तो हम्म इंट्रोस्पेक्शन ही चल रहा है रात में भी दिमाग में हम्म, कि कहाँ गलती रह गई, बिल्कुल। किस इंटरव्यू में उस क्वेश्चन पे क्या आंसर दे सकती थी तो बेटर रहता। तो बस जो समझ आता है उसे तो इम्प्रूव करें, और फिर क्या पता हो ही जाए फिर। जैसे प्रज्ञा ने किया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। प्रज्ञा, आपकी इस बार की एसएसबी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और ये जब मैं देख रहा हूं तो बड़ा मुझे वो दहला देने वाली बात है कि एक वो लड़की जो फरीदाबाद से आई, 8 बार असफल हुई, 9वीं बार वो अपनी एसएसबी देने जा रही है। 8 दिसंबर से उसकी एसएसबी स्टार्ट है, 7 दिसंबर को उसकी इंडिगो की फ्लाइट है, और 6 दिसंबर को आपको पता चलता है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या लगा? सर मेरी 7 दिसंबर को 3 बजे फ्लाइट थी, तो हम्म मैं 6 को यहाँ से निकली थी देहरादून से। हम्म तो रास्ते में मैं थी 9 बजे, हाँ दिल्ली पहुंची थी, तब मेरे पापा का कॉल आया कि तेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाँ मैंने कहा कि दो ही ऑप्शन है, हाँ, या तो मैं कॉल अप ऑफिसर को कॉल करके अपनी शिफ्ट करवा लूँ डेट, बिल्कुल। और या फिर हम और फ्लाइट देखते हैं। हम्म सर पापा ने और सर्च किया, लेकिन गुवाहाटी की डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं मिली। ओके। फिर मेरी मम्मी ने आइडिया दिया कि हाँ, आसपास की जगह से देखो। ठीक। तो फिर पापा ने कोलकाता की देखी। हम्म फिर सर अकाशा एयरलाइन से हम्म दिल्ली टू कोलकाता करी। हम्म फिर कोलकाता से गुवाहाटी करी एयर इंडिया एक्सप्रेस। हम्म फिर सर रात में 8 बजे मैं गुवाहाटी पहुंची थी। हम्म, और सर जो गुवाहाटी बोर्ड है ना सर, एकदम गांव में अंदर जाके है। अच्छा। मतलब वहां जाने में भी ऐसा थोड़ा स्केची सा लग रहा था। हाँ। फिर ऐसे ऑटो वगैरह बुक किया। हम्म और सर वहाँ गांव है तो स्टेज वगैरह भी नहीं है। हम्म तो जो गांव के लोकल है ना, विलेजर्स, हम्म उन्होंने स्टेज बना रखे हैं। हम्म तो वहां पे फिर एक होम स्टे में जाके रुकी। तो हम्म पहली बार जब सर होम स्टे को भी देखा ना, हम्म, जैसे मतलब आज तक मूवीज में असम को देखा था, जो इमेजिन किया था सर, हाँ, वैसे ही था। अच्छा। वैसे ही था, मतलब गांव में छोटे छोटे घर ऐसे, हाँ। कच्चे घर। हम्म तो फिर वहां थोड़ा स्केची लगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रात रात गुजारनी है। हम्म गेट लगाए सर, 4 गेट थे उस कमरे के, हम्म चारों कुंडी बंद की और सो गई फिर मैं। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक मैसेज मैं सभी जो भी हमारे फ्लाइट या फिर जो ट्रांसपोर्ट के मेन जो देखते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए सिर्फ एक फ्लाइट कैंसिल करने था, लेकिन कई होनहार, कई माता पिता के लिए वो अपने सपने के कुर्बानी के बराबर होता। अगर इस बच्चे को सही समय पर सही चीजें ना मिली होती तो शायद अब ये जो भारत देश के लिए ये बच्ची एक फ्लाइंग अफसर बन के देश की सेवा करने वाली है, शायद भारत देश को एक होनहार ना मिलता। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको 10 बार आप लोग जरूर सोचिए। और यहाँ पर आप अगर एक प्रज्ञा को समस्या हुई तो भारतवर्ष में कितनी प्रज्ञा को समस्या हुई होगी। मैंने देखा, एक वीडियो देखा कि एयरपोर्ट पर एक शादी थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एयरपोर्ट पे ही बेचारे रह गए, वो मंडप तक ही ना पहुंच पाए, तो सोचो उनकी शादी भी टूट गई फ्लाइट की वजह से। चलिए, लेकिन आपके लिए अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा, 2023 से लेकर के अब ये 2025 चल रहा है, ये सफर आपका ड्रीमर्स के साथ कैसा रहा? सर अच्छा था, जो भी टीचर्स हैं, असेसर्स हैं, मेंटर्स हैं, सब काफी काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। बिल्कुल। मैंने सर 8-8 बजे तक बैठ के भी यहाँ पे अभिनव सर से डाउट क्लियर करे हैं रिसेप्शन पे। हम्म तो काफी सपोर्टिव था। हम्म और मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं असेसर के पास गई हूँ तो उन्होंने मना कर दिया हो मुझे हम्म किसी भी चीज़ के लिए। हम्म जितनी बार डाउट आया उतनी बार क्लियर किया है। हम्म तो सर सारा क्रेडिट मतलब उन्हीं को जाता है कि सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे मान लिया 1 साल रहे, असफल हो गए, नहीं पास हो पाए, तो फिर लोग उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अच्छा तुम वहां पढ़ते हो, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ और करो। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? सर कोई टीचर आपका पेपर नहीं निकलवाता, हमें खुद निकालना है। बिल्कुल। टीचर्स हमारे सर बेसिक्स क्लियर करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमें बेसिक नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम्म लेकिन आगे सर अब ऑफिसर लेवल एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, सीडीएस हो गया, हम्म फिर एयरफोर्स का जो एफकैट टेस्ट है। हम्म तो सर इतना इजी तो नहीं है कि बेसिक नोट्स से हो जाए। हम्म खुद बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, बुक से अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, डीप नोट्स बनाने पड़ते हैं। हम्म और सर फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है। हम्म अब अगर ऑफिसर बनना है तो सर 6 महीने में सिलेबस तो नहीं होगा। जब आपके 50 साल आगे के सुधरेंगे हम्म, एक ऑफिसर बनने से, बिल्कुल। तो सर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 3-4 महीने में ऑफिसर बन के निकल जाएंगे। तो फिर वो तो टाइम चाहिए ना सर, उसके लिए रिटर्न के लिए भी टाइम चाहिए होता है। सर मेरे को
8 महीने लगे थे CDS निकालने में। बिल्कुल। उसके बाद फिर सर SSB देनी स्टार्ट करी। तो हम्म। ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकंड में हो जाएगा काम, मतलब इतना आसान तो नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, रिजल्ट वाले दिन क्या था? सर मैं वहाँ पे जब मेरा चेस्ट नंबर बोला तो मेरे को पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा ही बोला है। अच्छा। तो फिर ऐसे में ऐसे जल्दबाजी में खड़ी हुई हाँ। तो मेरी चेयर पीछे गिरते गिरते बची थी। अच्छा। उसके बाद जब हो गया, उन्होंने रिजल्ट बता दिया, जब खत्म हुआ फिर उन्होंने बोला अपने दोस्तों से मिल लो। तो सर अब SSB में जो दोस्ती होती है ना सर, वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ओके। क्योंकि 5 दिन हमारे पास फोन नहीं है, कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। 5 के 5 दिन हम एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, एक साथ गेम्स खेल रहे हैं, एक दूसरे से स्टोरीज सुन रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। तो सर ऐसी मेरी भी हो गई थी। तो एक दोस्त थी, मैं उससे गले मिल के फिर मैं बहुत रोई। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है अब डॉक्यूमेंट भरने हैं। तो जब चले गए। आपने पहला कॉल किसी किया था? सर मैंने पापा को किया था पहला कॉल। पापा का क्या एक्सप्रेशन सर था? पापा ने मेरा कॉल ही नहीं उठाया था। मेरे पापा मीटिंग में बैठे थे। अच्छा। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। हाँ। तो फिर मेरी मम्मी मतलब सर मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, ओके। तो मेरे घर में किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में ज़्यादा। तो जब मैंने मम्मी को कहा रिकमेंड हो गई, तो मम्मी ने डबल चेक किया कि पक्का हो गई है ना। हाँ। तो मैंने कहा हाँ मम्मी हो गई। उसके बाद सर तीसरा कॉल फिर मैंने अलवालिया सर को किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आलूवालिया सर हमारे यहाँ सीनियर GTO हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसका बैकग्राउंड होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए कि कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं, कोई घर वालों को नॉलेज नहीं, उसके बाद भी प्रज्ञा की जिद ने प्रज्ञा को आज वो बना रहा है जो प्रज्ञा ने अपने बचपन से सपने को देखते हुए आई थी। तो प्रज्ञा, इसके बाद की एक सबसे गहरी और छोटी सी लाइन है, आज जो प्रज्ञा पास हुई है 2025 वाली, वो 2023 वाली प्रज्ञा से क्या कहना चाहेगी? सर एक ही बात बोलूंगी कि क्विट मत करना और कंसिस्टेंट रहना, तो हो जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू के दौरान कोई फनी क्वेश्चन? फनी क्वेश्चन या कुछ वैसा क्वेश्चन आपके पूछा गया जो बच्चों को आप बताना चाह रही हो, जिनकी अभी SSB है? सर फनी ही नहीं था इंटरव्यू में, तो सर ऐसा नहीं था। कोई 2-3 क्वेश्चन जो याद हो आपको, जो इंटरव्यूअर ने पूछा? सर बेसिक पहले तो PIQs पूछते हैं जो हमारे PIQ से रिलेटेड होते हैं। फिर CIQ पूछे थे। उसके बाद फिर हमारी नॉलेज चेक होती है। तो सर एयरफोर्स के लिए जो जा रहा है वो अपनी सेकंड प्रेफरेंस जो होता है, जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सर फ्लाइंग है, ठीक। तो मेरे से फ्लाइंग का तो कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से सेकंड प्रेफरेंस वेपन सिस्टम पे पूछा। अच्छा, क्या जहाँ पूछा मैं था? अटक गई थी। अच्छा। उन्होंने बोला कि क्या वर्किंग होता है वेपन सिस्टम पे, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वहाँ थोड़ा अटक गई थी। तो सारी प्रेफरेंस पढ़ के जाओ जो भी भर रहे हो। हाँ। उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस में थोड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था। हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा 2 चीजें जो आपने इस बोर्ड में रह के सीखी। तो सर एक हमारे साथ थी लड़की, वो गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी सर, दूसरी लैंग्वेजेस में। वो बहुत लैंग्वेज, मतलब वो ऐसे कन्नड़ में भी गाती थी, असमीज में भी गाती थी। तो फिर मैंने वो बोला कि सर शी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, सो आई लर्न दैट फ्रॉम हर। और सर दूसरा मैंने बोला था कि हमें सर एक मिठाई मिली थी 2 दिन पहले, खाजा करके एक मिठाई होती है असम की। तो मैंने कहा सर मेरे को वो ट्राई करने को मिला, मैंने ऐसे बोला। तो सर वहाँ पे जितने ऑफिसर बैठे थे सब हंसने लग गए। अच्छा, मेरे ऊपर कि खाजा वाली मिठाई इसको मिल गई है। हाँ, मतलब सब हंस रहे थे। तो फिर मैंने कहा पता नहीं क्यों हंस रहे हैं फिर। चलो, बहुत बढ़िया। ड्रीमर्स की SSB टीम ने आपकी किस प्रकार हेल्प करी? सर मतलब स्टार्ट ही ड्रीमर्स नहीं करवाया है। मतलब मैं तो रिटर्न के बारे में भी सर कुछ नहीं जानती थी। मैं तो बचपन से ऐसे एवरेज स्टूडेंट थी, बाहर गेम्स वगैरह खिलवा लो पर पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी मेरे से। तो जितना भी GS में मैथ्स में जितना भी किया है, यहाँ की टीम की वजह से ही किया है। उसके बाद सर SSB का तो अता पता था ही नहीं। सर जब मैंने स्टार्ट नहीं की थी प्रिपरेशन, तो फिर मेरे दिमाग में था कि पेपर निकाल लूं, SSB तो मैं ऐसे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा। ये सोचती थी सर। तो पर SSB ने सर बहुत रुलाया। बट फिर यहाँ की टीम ने काफी सपोर्ट किया, हेल्प किया। मैं जितनी बार मतलब अपना साइक डोजियर चेक कराने गई उतनी बार चेक किया है। उसके बाद सर GTO में काफी हेल्प मिली मेरे को। सर ने बताया कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है GTO में, कहाँ पे क्या चेक हो रहा है हमारा, उस पर फोकस करना है। तो सर इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिला। मतलब जैसे कि सर पूछते हैं जायसवाल सर CIQs एंड ऑल, तो सर उससे काफ़ी हेल्प मिला था कि सेट वही सेम सेट है तो वो याद
करे तो हो गया। साइक के अंदर जो आपको विंग कमांडर दीपक त्यागी सर और लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर ने जो टीएटी और डब्ल्यूएटी कराए थे, क्या उनसे रिलेटेड कोई चीज आई? सर डब्ल्यूएटी के वर्ड काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे जो हमारे मतलब अकेडमी में साइक टेस्ट में आते हैं। और फिर टीएटी तो सर गर्ल्स पिक्चर थोड़ी अलग ही आ जाती हैं। हाँ बॉयज़ की तो सर आ जाती है थोड़ी कॉमन सी, बट गर्ल्स के लिए पिक्चर बहुत अलग आ जाती है। हाँ तो ये था, बट डब्ल्यूएटी वगैरह और साइक में सर हाँ मतलब इम्पोर्टेंट वो नहीं होता मेरे हिसाब से कि कौन सी पिक्चर आ रही है, बिल्कुल। बट मैं क्या लिख के आ रही हूँ और कैसे लिख के आ रही हूँ। तो वो क्या लिखना और कैसे लिखना है वो यहाँ पे जो हमारे साइक के मेंटर्स हैं उन्होंने अच्छे से बताया था। चलो बहुत बढ़िया। प्रज्ञा, जब भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आता है और वो एसएसबी देने के लिए जाता है या फिर वो बच्चा कई बार प्रयास करता है, असफल हो जाता है, तो हमारे संस्था के हॉनरेबल फाउंडर मिस्टर हरिओम चौधरी सर उस बच्चों को मिलते हैं और प्रॉपर उनको गाइड करते हैं। तो इस दौरान उन्होंने आपकी किस तरीके से मदद करी? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि वो आप इतनी प्रिय स्टूडेंट रही हैं हमारी संस्था की कि हमेशा वो पूछते रहते थे इस बार प्रज्ञा का क्या होगा, होगा नहीं होगा, और मुझे तो लगता है कई बार उन्होंने डायरेक्टली भी आपसे बोला। उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? सर हरिओम सर ने काफ़ी बार मुझसे बोला था कि क्यों नहीं हो रहा तेरा, कब करेगी, ऐसे हाँ करके। और इस बार जाने से पहले मैंने हाँ सर ने एक जो एआई मॉडल बनाया सर एसएसबी का, हाँ उस पे मैंने चेक भी करवाया था अपना डोजियर। तो अच्छा सर ने पॉजिटिव रिव्यू दिया था उसका, हाँ तो उससे भी हेल्प मिली। और जो एआई मॉडल में फिर सर जो गलती मेरे को बताई थी हाँ उसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया, तो उससे और थोड़ी हेल्प मिली। हाँ उसके बाद सर ऐसे हरिओम सर जैसे कि टीचर्स और मेंटर्स से भी मिलते रहते हैं, हाँ तो वो अपडेट तो लेते ही रहते हैं हमारी। हाँ तो सर वो मतलब सर मेंटर्स भी फिर हम पे ध्यान देते हैं जब अच्छा हरिओम सर बोल रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा, तो सर ऐसे हेल्प मिल जाती है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा कि प्रज्ञा का ये पॉडकास्ट इमोशन, मोटिवेशन और हर चीज से भरा पड़ा हुआ है, और इसमें प्रज्ञा ने कुछ खास बातें बताई आपको कि आपने देखा कि प्रज्ञा 8 बार असफल होकर के 9वीं बार में रिकमेंडेशन प्राप्त किया। 5 AFSB गुवाहाटी से इन्होंने अभी रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रज्ञा का कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, और साथ ही साथ प्रज्ञा हमारी 2023 बैच की ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट रही है। प्रज्ञा, एक शब्दों में मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो सोचते हैं कि क्या मैं एसएसबी बोर्ड्स के अंदर हिंदी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर अगर एसएसबी की बात करूँ तो वो लोग मतलब एयरफोर्स में स्पेशली सर मतलब वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश। ओके। तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद सर वो बोलते हैं ऑल दो कि अगर नहीं आ रहा है 1-2 वर्ड हिंदी में बोलो, बट वापस इंग्लिश में ही बोलना होता है। तो सर इंटरव्यू भी हो रहा है हमारा इंग्लिश में हो रहा है, जीडी हो रही है इंग्लिश में हो रही है, लेक्चर देना है हमें इंग्लिश में देना है। और अगर अभी हमारे पास टाइम है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी अकेडमी में तो लगती भी है सर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, तो अगर हमारे पास टाइम है तो फिर बेटर ये है ना कि इम्प्रूव करके जाओ। इस मतलब ऐसे तो नहीं बैठो कि नहीं हिंदी में हो जाएगा, जब हमें पता है इंग्लिश में बोलना है तो फिर कर लो उसके लिए थोड़ी मेहनत, ज्यादा भी मुश्किल नहीं आएगा इस तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, 2023 बैच से आप एसएसबी लगातार दे रही हैं, तो एसएसबी बोर्ड में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला? सर हर बोर्ड अलग होता है। हाँ। जैसे कि गुवाहाटी बोर्ड है सर, एकदम नया बोर्ड है, तो अभी अच्छा था मतलब बढ़िया गेम्स वगैरह मिलते हैं सर। वैसे तो सारे बोर्ड सेम ही होते हैं, मतलब गेम्स वगैरह होते हैं, यही होता है सर, चेंज तो कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जितनी भी भारत की लड़कियां हैं उन सभी के लिए प्रज्ञा एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, और उन सभी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकते हैं कि आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उन्हें घर से बाहर निकालिए। निश्चित रूप से आपकी भी बेटी एक दिन प्रज्ञा के जैसे मेहनत करेगी और डिफेंस के अंदर फ्लाइंग अफसर बन करके देश की सेवा करेगी, और पूरा समाज में आपकी बेटी रेस्पेक्ट दे सकती है आपको, ये मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि प्रज्ञा ने जो ये मुकाम हासिल किया है ये इतना आसान नहीं था। 8 असफलताएं, उसके बाद 9वीं बार सफल होना, ये कोई मुश्किल सफर नहीं था, बहुत ही कठिनतम मार्ग होता है। बट फाइनली आपको प्रज्ञा, कांग्रेचुलेशंस। जो लोग कहते थे प्रज्ञा ने क्या किया, तो प्रज्ञा अब जीत के आई है और आगे भी बहुत कुछ करना है। अभी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? अभी आपको लगे रहना है जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है, ठीक है? और इसी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ हम सबको विश्वास था, पूरी एकेडमी को प्रज्ञा के ऊपर विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम जरूर निकालोगी। और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन आया है, संस्था के अंदर हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एसेसर्स हैं,
सबकी आंखों से खुशी के आंसू तो जरूर निकले हैं, क्योंकि आप वो हमारी इंस्टीट्यूट की पहली लड़की हो जिन्होंने पहली बार सीडीएस रिटन क्वालिफाई किया था। तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आपकी सफलता मायने रखती है बेटा। ठीक है, चलो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस पॉडकास्ट को खूब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि अगला नंबर अब आपका है। जय हिंद, जय भारत।